तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया गया, तो आंसर होगा 11 नवंबर को। तो हर साल 11 नवंबर को भारत के जो पहले शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आजाद, उनकी जयंती को यह दिन मनाया जाता है। और वैसे मैं आपको बता दूं 11 सितंबर 2008 को मानव संसाधन मंत्रालय ने हर साल 11 नवंबर को नेशनल एजुकेशन डे के रूप में मनाने का फैसला किया था। तब से हर साल हम 11 नवंबर को यह दिन मनाते आ रहे हैं। मौलाना अबुल कलाम आजाद, मैंने आपको बताया स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे ये। लेकिन अगर पूछे भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो भारत रत्न है वो इनको कब मिला था, 1992 में मिला था मरणोपरांत। और इस बार इस दिन की थीम क्या है, एक सतत भविष्य के लिए अभिनव शिक्षा। अब आप कहोगे ये तो हो गया नेशनल एजुकेशन डे, एक इंटरनेशनल एजुकेशन डे भी होता है, अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस। वो कब होता है, तो वो 24 जनवरी को होता है। अब आप कहोगे 24 जनवरी को तो एक दूसरा दिन भी होता है, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, राष्ट्रीय बालिका दिवस, वो होता है 24 जनवरी को ही। लेकिन अगर आप पूछोगे कि अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस, इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे कब होता है, तो आंसर होगा 11 अक्टूबर को। ये जरूर ध्यान रखना। और एक वर्ल्ड स्टूडेंट डे भी होता है, विश्व छात्र दिवस, वो 15 अक्टूबर को होता है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की जयंती को, तो वो भी ध्यान रखना। फिर बताइए अभी हाल ही में विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया गया, तो आंसर होगा 12 नवंबर को। तो हर साल 12 नवंबर को वर्ल्ड निमोनिया डे के रूप में मनाया जाता है। और इस बार थीम क्या है, हर सांस मायने रखती है, निमोनिया को उसके ट्रैक में रोके। पहली बार इस दिन को 12 नवंबर 2009 में मनाया गया था। और इसके अलावा याद रखना 12 नवंबर को लोक प्रसारण दिवस, पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे के रूप में भी मनाया जाता है। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं कि अभी ग्रैमी अवार्ड्स 2024 के बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस श्रेणी में किस गीत को नॉमिनेट किया गया, तो आंसर होगा एबंडेंस इन मिलेट्स। पहले पॉइंट तो ये ध्यान रखना, ये जो ग्रैमी अवार्ड है ये म्यूजिक के क्षेत्र में दिया जाता है। तो ग्रैमी अवार्ड 2024 के बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस श्रेणी में, कैटेगरी में, भारत के एबंडेंस इन मिलेट्स नाम का जो एक ये गीत है, ये सॉन्ग है, इसे नॉमिनेट किया गया है। आपको बता दूं ये गाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, फाल्गुनी शाह और गौरख शाह के द्वारा लिखा गया है। तो ग्रैमी अवार्ड के इतिहास में ये पहली बार हुआ है जब किसी राजनेता को ग्रैमी नॉमिनेशन में जगह मिली है। और इस एबंडेंस इन मिलेट्स गाने में मिलेट्स फूड यानी कि बाजरे की खेती और अनाज की इंपॉर्टेंस को बताया गया है। आप जानते ही 2023 को बाजरे का अंतरराष्ट्रीय वर्ष यानी कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में मनाया जा रहा है। बाकी ग्रैमी अवार्ड की अगर बात करते हैं तो हमने कहा संगीत के क्षेत्र में ये दिया जाता है। पहली बार दिया गया था ये 1959 में। और अगर बात करें पहली बार किस भारतीय को ये दिया गया था, तो अगर आप पूछोगे कि पहले पुरुष व्यक्ति कौन थे जिनको ये मिला था, तो ये मिला था पंडित रविशंकर को 1968 में। और पहली भारतीय महिला पूछोगे तो आंसर होगा तन्वी शाह, 2010 में मिला था। और अभी 2023 वाला जो ग्रैमी अवार्ड है, जो कि इसका कौन सा संस्करण था, 65th नंबर का, आपको याद होगा रिकी केज का नाम। और तीसरी बार इनको ये ग्रैमी अवार्ड मिला था। अभी इनको किस एल्बम के लिए मिला था ये प्रश्न आएगा तो आंसर होगा डिवाइन टाइड्स। अच्छा, इसी से संबंधित एक और प्रश्न आप रिलेट करके याद रखोगे कि अभी मोदी जी ने एक और गाना लिखा था जिसे अभी नवरात्रि पे लॉन्च किया था उन्होंने, वो गरबा गीत है, उसका नाम है गरबो। तो ये पॉइंट्स पे आप ध्यान में रखना। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए हाल ही में अर्थ शॉट पुरस्कार 2023 किस भारतीय नवाचार को दिया गया, तो आंसर होगा S4S टेक्नोलॉजी। तो अभी ब्रिटेन के प्रिंस विलियम ने सिंगापुर में प्रतिष्ठित अर्थ शॉट पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा की है। आपको बता दूं अर्थ शॉट पुरस्कार इसे इको ऑस्कर भी कहते हैं। इसमें अभी 5 विजेताओं की घोषणा की गई है, जिसमें एक भारतीय स्टार्टअप है S4S टेक्नोलॉजी और भारतीय अमेरिकी आदित्य मूर्ति को उनके स्टार्टअप वैश्विक मृदा कार्बन कंपनी भूमित्र के लिए अर्थशॉट पुरस्कार 2023 दिया गया। यहाँ पे भूमित्र का मतलब हो गया पृथ्वी का मित्र। तो यहाँ पे S4S टेक्नोलॉजी की अगर बात करें तो इसको भारत में भोजन की बर्बादी की रोकथाम, ग्रामीण गरीबी और लैंगिक असमानता उन्मूलन की दिशा में काम करने के लिए वेस्ट फ्री वर्ल्ड श्रेणी के तहत ये पुरस्कार दिया गया है। और इस पुरस्कार को ब्रिटेन के प्रिंस विलियम की ओर से दिया जाता है और हर विजेता को पुरस्कार के रूप में $10 मिलियन यानी कि 10 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। तो ये पुरस्कार पर्यावरण के संरक्षण एवं स्थानीय समुदायों की मदद करने के क्षेत्र में काम करने वाले संगठनों या व्यक्तियों को दिया जाता है।
चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों का 14वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ये कहाँ पे हुआ? तो आंसर होगा कोपेनहेगन में। तो अभी राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों का अभी 14वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ, और याद रखना ये हर 3 साल में होता है। और कहाँ पे हुआ? डेनमार्क की कैपिटल कोपेनहेगन में, जिसकी थीम है यातना और अन्य दुर्व्यवहार। और इसमें भारत की ओर से नेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल के अध्यक्ष अरुण मिश्रा जी ने हिस्सा लिया। इससे जो पिछला वाला है वो मोरक्को के मर्राकेश में हुआ था। अच्छा, नेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल की हम बात करें तो इसकी स्थापना किस अधिनियम से होती है? तो 1990 का एक्ट के तहत इसकी स्थापना होती है। किस समिति की सिफारिश पे? तो रंगनाथ मिश्रा की समिति की सिफारिश पे। और इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो भी यही थे, रंगनाथ मिश्रा। अभी वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? अरुण मिश्रा है। वैसे आप जानते हो मानवाधिकार दिवस, ह्यूमन राइट्स डे कब होता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। तो ये ध्यान रखना, राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों का भी 14वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ कोपेनहेगन में। हम बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में पहली इंडस एक्स निवेशक बैठक का आयोजन ये कहाँ पे हुआ? तो आंसर होगा नई दिल्ली में। इंडस एक्स में देखो ना, इंडिया नाम आ गया और यूएस मतलब अमेरिका हो गया, तो इनके बीच एक ये निवेशक बैठक है। पहली बार ये हुई अभी कहाँ पे? नई दिल्ली में। जिसका उद्देश्य क्या है? रक्षा क्षेत्र को गति प्रदान करने के लिए इसका आयोजन किया गया, यानी कि डिफेंस एक्सेलरेशन इकोसिस्टम का विकास करना। मतलब आप कह सकते हो रक्षा क्षेत्र में नवाचार यानी कि इनोवेशन, प्रौद्योगिकी विकास यानी कि टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट और सहयोग को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। और याद रखना भी इसी के साथ भारत और अमेरिका के बीच में 2+2 बैठक भी हुई है। कहाँ पे? नई दिल्ली में। 5वीं बार ये की है हमने अमेरिका के साथ। 2+2 मतलब 2 उनके 2 हमारे। 2 क्या? एक तो विदेश मंत्री और एक रक्षा मंत्री। और हमारे विदेश मंत्री आप जानते हो कौन है? एस जयशंकर है। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं, बताओ अभी पहली बार हमने किस देश के साथ 2+2 डायलॉग यानी कि बैठक का आयोजन किया था? इंग्लैंड के साथ। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में भारत और किस देश के बीच बोंगो सागर 2023 अभ्यास का आयोजन किया गया? तो आंसर होगा बांग्लादेश। तो बोंगो सागर एक्सरसाइज का नाम है। 2023 में इसका ये 4था संस्करण हुआ भारत और बांग्लादेश के बीच में। ये एक नौसैनिक अभ्यास है। अच्छा, इसके अलावा भारत और बांग्लादेश के बीच में अभी कोऑर्डिनेट पेट्रोल यानी कि कॉर्पेट का 5वां संस्करण भी आयोजित किया गया 7 से लेके 9 नवंबर तक। पूछोगे कहाँ पे हुआ ये सब? तो उत्तरी बंगाल की खाड़ी में। और इसमें भारतीय सेना की ओर से हमारा जहाज है कुठार, और एक जहाज है किल्टन, और एक समुद्री गश्ती विमान है डॉर्नियर, उसने हिस्सा लिया इसमें। अच्छा, आप में से कोई जानता है बांग्लादेश के साथ अभी एक और एक्सरसाइज हमने किया था? कौन सा एक्सरसाइज हमने किया था? कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। बाकी चलो फिर बताओ, हाल ही में चर्चा में रही खिलाड़ी जिनका नाम है परनीत कौर, इनका संबंध किस खेल से है? तो आंसर होगा तीरंदाजी से। तो अभी एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023 में परनीत कौर ने ज्योति सुरेखा वेन्नम को हरा करके महिलाओं की कंपाउंड स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता है। अच्छा, ये हुआ कहाँ पे? एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023 थाईलैंड के बैंकॉक में ये हुआ। इस बार ये इसका 23वां संस्करण था। 3 से लेके 10 नवंबर तक ये हुआ। मेडल टैली में अगर हम बात कर लें तो पहले स्थान पे साउथ कोरिया रहा और दूसरे स्थान पे भारत रहा। भारत ने 3 गोल्ड, 1 सिल्वर और 3 ब्रोंज जीते हैं। 3 गोल्ड हमारे कौन कौन लेकर के आए? तो एक तो ये कंपाउंड वुमेन सिंगल में लेकर के आई हैं कौन? परनीत कौर, ये हमने देख ही लिया। एक वुमेन्स टीम लेकर के आई है और एक मिक्स्ड टीम लेकर के आई है गोल्ड। इस तरह से 3 गोल्ड हमारे पास आ गए। देखो, एशियन आर्चरी चैंपियनशिप यानी कि एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप की बात हुई है, तो मैं आपको बता दूं ये पहली चैंपियनशिप कहां पे हुई थी? 1980 में इसकी शुरुआत हुई थी। भारत में इसका आयोजन हुआ था कोलकाता में। तो इसकी शुरुआत भारत से ही हुई थी, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि ये पहला इसका संस्करण कहां पे हुआ था। अच्छा, अब चलिए फिर बताइए कि पृथ्वी की सबसे बड़ी अम्लीय झील, अम्लीय कावा इजेन क्रेटर झील, ये किस द्वीप पर स्थित है? तो आंसर होगा जावा। तो इंडोनेशिया देश के मध्य पूर्वी जावा द्वीप पर पृथ्वी की सबसे बड़ी अम्लीय झील स्थित है। अम्लीय यानी कि एसिडिक, जिसे कावा इजेन क्रेटर झील कहा जाता है। और अभी कोपरनिकस सेंटिनल-2 मिशन ने इस झील की एक अद्वितीय प्राकृतिक घटना की आश्चर्यजनक फोटो ली है। इस कारण से यह भी चर्चा में है। तो इस झील में
सल्फ्यूरिक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की उच्च सांद्रता यानी कि हाई कॉन्सेंट्रेशन पाई गई है। इसके अतिरिक्त इसमें खनिज भी पाए जाते हैं। ये झील गर्म, ज्वलनशील सल्फर गैसों का भी उत्सर्जन करती है जो प्रकृति के ऑक्सीजन युक्त वातावरण में आने पर जलने लगती है, जो रात में एक मनमोहक दृश्य के रूप में दिखाई देती है। इस झील का पानी फिरोजी रंग का है और इस झील का पानी का जो पीएच वैल्यू है वो कार की जो एसिडिक बैटरी होती है उसकी तरह ही 0.5 से भी कम है। और इसकी फोटो अभी ली मैंने आपसे कहा कोपरनिकस सेंटिनल-2 मिशन ने, जिसको लॉन्च किया था यूरोपियन यूनियन ने कब 23 जून 2015 को। जिसका उद्देश्य क्या है, उस मिशन का उद्देश्य तो जलवायु से संबंधित डेटा और पृथ्वी की सतह की ऑप्टिकल छवियों लेने के लिए उसे डिजाइन किया गया था। फिर बताइए, हाल ही में ग्लोबल ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट 2023 किस संस्था के द्वारा जारी की गई? तो आंसर होगा WHO। तो अभी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ग्लोबल ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट 2023 को जारी किया। तो इस रिपोर्ट में बताया गया कि वर्ष 2022 में विश्व भर में टीबी रोग के कारण अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा है। इस रिपोर्ट में उसके बारे में जानकारी दी गई है। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो इस रिपोर्ट से निकलते हैं वो मैं आपको बताऊं। जैसे कि इसमें बताया गया कि सबसे ज्यादा टीबी के मामले किस देश में है? तो इंडोनेशिया में है, लगभग 10% तो वहां पे है। दूसरे स्थान पे चाइना है, 7.1% मामले हैं। और फिलीपींस में 7% मामले पाए गए टीबी के। और बताया गया कि विश्व में 2022 में टीबी से टोटल 1.3 मिलियन लोगों की मृत्यु हुई है विश्व में। वहीं भारत के रेस्पेक्ट में बात करें तो 2022 में भारत में 2.8 मिलियन टीबी के मामले दर्ज किए गए, जिनमें मृत्यु दर 12% थी। अच्छा, भारत में टीबी हारेगा देश जीतेगा अभियान ये कब शुरू हुआ था? 2019 में। और यहीं पे प्रधानमंत्री टीबी भारत मुक्त अभियान शुरू हुआ था भारत में, जिसको प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने शुरू किया था कब? 9 सितंबर 2022 को। और टीबी से और क्या पॉइंट्स आप याद रख सकते हैं? ये एक संक्रामक रोग है, बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। और कौन सा बैक्टीरिया? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। और टीबी से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो ये रोग फेफड़ों को प्रभावित करता है, लंग्स को। और आपको बता रहे, टीबी मुक्त अभियान की नेशनल एम्बेसडर बनाई गई थी दीपा मलिक। वर्ल्ड टीबी डे आपने कहा 24 मार्च को मनाते हैं और इसको खत्म करने का लक्ष्य 2025 है। वर्ल्ड टीबी समिट का आयोजन कहाँ पे हुआ था? वाराणसी में हुआ था। और अभी WHO ने ही किसे अपने टीबी सलाहकार समूह में शामिल किया था? तो आंसर होगा सारंग देव को। तो ये भी पॉइंट्स आप ध्यान रखना। वैसे बात WHO की है तो इसकी स्थापना कब होती है? 7 अप्रैल 1948 को। हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और अध्यक्ष कौन है? टेड्रोस अधानोम है। ये ध्यान में रखना। बढ़ते आगे। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में किस राज्य के रंगिया और मरियानी रेलवे स्टेशन को ईट राइट स्टेशन का दर्जा प्राप्त हुआ है? आपसे पूछ रहे हैं किस राज्य में है दोनों रेलवे स्टेशन? तो आंसर होगा असम। तो अभी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने असम राज्य के रंगिया और मरियानी रेलवे स्टेशन को ईट राइट स्टेशन का दर्जा दिया। अच्छा, ये ईट राइट स्टेशन आपने कई बार सुना होगा। तो ये किन स्टेशनों को दिया जाता है या इसका मतलब क्या होता है? तो देखो, जिन स्टेशनों पर खाद्य सामग्री यानी कि जो फूड है वो बहुत हाइजेनिक मिलता है, उसकी अच्छी क्वालिटी होती है, वो पोषण से युक्त होता है, तो ऐसे स्टेशनों को, ऐसे रेलवे स्टेशनों को ये ईट राइट स्टेशन का दर्जा दिया जाता है। और कौन देता है? फसाए, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी भी बात कर लें तो इसकी स्थापना होती है सन 2008 में। नई दिल्ली में मुख्यालय है और अभी इसके CEO बने थे गंजी कमलावीराव। फिर बताइए कि भारतीय वायुसेना के S-400 एयर डिफेंसर मिसाइल सिस्टम को किस नाम से जाना जाएगा? तो आंसर होगा सुदर्शन। तो अभी भारतीय वायुसेना के S-400 एयर डिफेंसर सिस्टम को भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र के नाम पर यानी कि सुदर्शन नाम दिया गया है। और अभी भारतीय वायुसेना ने चीन सीमा पर पूर्वोत्तर राज्यों में जो पूर्वी आकाश नाम से एक हवाई अभ्यास किया था, उसमें भी इस सुदर्शन का इस्तेमाल किया गया था। और अगर आपसे पूछे कि भारत ने ये S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को किस देश से खरीदा? तो आंसर होगा रशिया। ये मिसाइल सिस्टम लंबी दूरी तक मार करने की क्षमता रखता है। फिर बताइए, अभी हाल ही में किस राज्य ने अबुआ बीर दिशोम अभियान को शुरू किया? तो आंसर होगा झारखंड। तो अभी झारखंड के जो मुख्यमंत्री है हेमंत, इन्होंने अभी अबुआ बीर दिशोम नाम से एक अभियान शुरू किया है और इसको वनों पर निर्भर आदिवासियों एवं अन्य लोगों को वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत वनाधिकार पट्टा देने के लिए शुरू किया गया है।
और 15 लाख आदिवासियों को 6 से 8 महीने में इससे जोड़ने का लक्ष्य रखा है। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में अय्यन मोबाइल एप्लीकेशन को किस राज्य ने लॉन्च किया? तो आंसर होगा केरल ने। तो अभी केरल सरकार ने सबरीमाला अयप्पा मंदिर में आने वाले भक्तों की सहायता के लिए ये अय्यन नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। आपको बता दूं, इस एप्लीकेशन को पेरियार वन्यजीव अभयारण्य के द्वारा तैयार किया गया है, जिसके माध्यम से भक्तों को वन मार्गों पर नेविगेट करने में मदद की जाएगी और तीर्थ यात्रा के सभी पहलुओं पर जानकारी दी जाएगी। ये एप्लीकेशन 5 भाषाओं में उपलब्ध है, मलयालम, तमिल, कन्नड़, तेलुगु और हिंदी में। आपको पता है सबरीमाला मंदिर ये आपको केरल में मिलेगा। और कौन सा त्योहार यहाँ मनाया जाता है? मकर विलक्कु त्योहार मनाया जाता है। ये पेरियार वन्यजीव जो अभयारण्य है उसके भीतर स्थित है, सबरीमाला की पहाड़ी पर। ये भगवान अयप्पन का मंदिर है और इस मंदिर का निर्माण राजा राजशेखर ने कराया था। तो याद रखना, अय्यन नाम से मोबाइल एप्लीकेशन है, इसको अभी केरल ने लॉन्च किया है। क्यों लॉन्च किया मैंने आपको बता दिया। अब फिर बताइए, अभी हाल ही में किस राज्य में सभी मतदाताओं को QR कोड वाली मतदाता सूचना पर्चियां वितरित की गई? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश। तो अभी मध्य प्रदेश चुनाव आयोग के द्वारा पहली बार मध्य प्रदेश के सभी मतदाताओं को QR कोड वाली मतदाता सूचना पर्चियां बांटी गई है। मतलब इस बार मतदाता पर्ची में मतदाता की फोटो की जगह QR कोड है। तो इससे 80 वर्ष से ज्यादा उम्र के वरिष्ठ नागरिकों और 40% से अधिक दिव्यांग मतदाताओं ने भी बड़े पैमाने पर घर से मतदान करने की सुविधा का लाभ उठाया। मतलब उस QR कोड को स्कैन किया और उन्होंने वोट कर दिया घर पे बैठे बैठे। तो ऐसा कहां पे किया गया? मध्य प्रदेश में। तो ये चलिए फिर बताइए, अभी भारत की सबसे बड़ी शीत तेल उत्पादन सेवा ये किस राज्य में खोली जाएगी? तो आंसर होगा गुजरात। तो भारत बोटेनिक्स ये गुजरात में भारत की सबसे बड़ी शीत तेल उत्पादन सुविधा कोल्ड ऑयल प्रोडक्शन फैसिलिटी ये स्थापित करेगा। भारत बोटेनिक्स की बात करें तो ये भारत में कृषि, रसायन और वनस्पति कीटनाशक उद्योग से संबंधित एक उद्योग है। और कोल्ड ऑयल की बात करें तो ये विभिन्न पौधों से प्राप्त होता है, जो कि कृषि में एक आवश्यक घटक है, कंपोनेंट है, जिसका उपयोग जैविक खेती और कीट प्रबंधन यानी कि पेस्ट कंट्रोल के लिए किया जाता है। तो याद रखना कि भारत की सबसे बड़ी शीत तेल उत्पादन सेवा ये किस राज्य में खोली जाएगी? तो आंसर होगा गुजरात में। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर बताइए, एक महीने में 16 MMT कार्गो संभालने वाला देश का पहला बंदरगाह कौन सा बन गया? तो आंसर होगा मुंद्रा पोर्ट। MMT मतलब मेट्रिक मिलियन टन। तो मुंद्रा पोर्ट की अगर बात करें तो ये भारत का पहला निजी बंदरगाह, सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह और सबसे बड़ा वाणिज्यिक बंदरगाह है, जो गुजरात के कच्छ जिले में है। और ये अडानी ग्रुप के स्वामित्व वाला बंदरगाह है। और अभी इसने अक्टूबर महीने में 16.1 MMT कार्गो को संभाल करके एक रिकॉर्ड बनाया है, जो भारत में किसी भी बंदरगाह के द्वारा अब तक की सबसे अधिक मात्रा है। मतलब एक महीने में जहाजों में इतना माल यहां पर आया, कितना? 16.1 MMT मेट्रिक मिलियन टन, जिसके लिए ये अभी चर्चा में रहा।